रईसुद्दीन का मतलब था। हकीम रईसुद्दीन का मतलब एक मशहूर और मारूफ बाजार के ऐन वस्त में था, जहां हर वक्त खरीदारों, दुकानदारों और दिगर लोगों का अज़दहाम रहता था। हकीम साहब के मतलब के पास तकरीबन 20 मरीज अपनी बारी के इंतजार में खड़े थे और इतने ही गालबन अंदर थे। मैं मरीजों के इस रश को देखकर हैरत ज़दा रह गया। अब्बा ने मुझे बताया था कि इन मरीजों में ज्यादातर जिगर मैदा के लाइलाज मरीज हैं। ये अपने मरीज के इलाज के लिए यहाँ आखिरी उम्मीद लेकर आए हैं। इनमें से 90% यकीनन ठीक हो जाते हैं। मैंने दिल में सोचा, ये तो वाकई बड़ा नामी गरामी काबिल हकीम है। अब्बा मरीजों के रश को चीरते हुए मेन हाल में दाखिल हुए, जहाँ हकीम मुझे नजर आया। अब्बा मरीजों के रश को चीरते हुए मेन हाल में दाखिल हुए, जहां मुझे हकीम नजर आया जो बारी बारी मरीजों का मुआयना कर रहा था। हकीम साहब एक पतले दुबले लंबे कदावर, गोरी रंगत और उम्र के लिहाज से 60-65 साल के दरमियान थे, लेकिन सेहत के लिहाज से वो काफी चुस्त सेहतमंद नजर आ रहे थे। मैं देख रहा था कि वो किसी मरीज की नब्ज या पेट पर उंगली रखकर उसे तसल्ली देने की बजाय उसकी तजलील कर रहे थे। अबे और खा, ठूस ठूस के, ना खाता तो ऐसा ना होता। अरे तेरी बीवी क्या फोहड़ है जो तुझे जली रोटी खिलाती है, जितना खाओगे उतना जल्दी मरोगे। अबे हराम खाता है, देख तेरा पेट है कि ढोल। अरे बुढ़े, अब क्या जी कर क्या करेगा। जिस मरीज के पास कोई पुरानी पर्ची ना होती थी उसे वो ज्यादा जलील करता था। अब्बा ने जैसा उसके मुतालिक बताया था वो वाकई उससे कई गुना ज्यादा तल्ख इंसान महसूस हो रहा था। बाबा उसके करीब होकर अपनी मौजूदगी के इजहार के लिए जरा सा खटकारे। उसने कंखियों से एक लम्हे के लिए उन्हें देखा और उन्हें नजरअंदाज करते हुए वो दोबारा मरीजों से बातें करने लगा। हम दोनों बाप बेटा काफी देर तक उसके करीब खड़े रहे। बहुत से मरीजों को देखने के बाद बिलाखिर उसने अब्बा को कहा, तू क्या मेरे सर पर खड़ा है? जा मस्जिद जाकर नमाज पढ़, मैं भी उधर आता हूँ, वहाँ तेरी बात सुनूंगा। मैं और अब्बा मस्जिद गए, वहाँ हमने नमाज पढ़ी। हकीम रईसुद्दीन भी वहाँ नमाज पढ़ के आ गया। तू कहाँ था और ये अपने साथ किसको उठा लाया है? हकीम ने मेरी जानिब गौर से देखते हुए कहा, हकीम साहब ये मेरा बेटा है। अब्बा ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे यहाँ लाने का तेरा क्या मकसद है? हकीम साहब मैं आजकल शदीद बीमार और करीबुल मर्ग हूँ। मैं चाहता हूँ ये मेरी जगह आपके मतलब में दवाइयों की कुटाई का काम करे। कितना पढ़ा हुआ है? अबे लोंडे, तूने क्या स्कूल की शक्ल भी देखी है या सिर्फ नमाज पढ़ना जानता है? उसने जब ये सवाल पूछा तो अब्बा जवाबन बोले, अल्लाह के फजल करम से 5 जमात पढ़ा है हुआ है। इसे उर्दू पढ़ने और लिखने के अलावा हिसाब किताब करना भी आता है। हकीम रईसुद्दीन ने अपनी आंखों पर लगे चश्मे को अपनी नाक पर खींचने के बाद मुझे कहा, चल बे जरा 8 का पहाड़ा फर सुना। मैंने सेकंडों में उसे बगैर रुके पूरा पहाड़ा सुना दिया। दरअसल मुझे नथुराम की मदद के लिए एक अच्छे हिसाब किताब करने वाले की जरूरत है। मुमताज, तू अपने बेटे को जरा नथुराम से मिलवा दे। मैं बाद में फैसला करूंगा कि इस लोंडे को कहाँ खपाऊं। ये लो फिलहाल 1 रुपया, इससे तुम दोनों बाप बेटे बाजार से कुछ अच्छा खा पी लो। हकीम रईसुद्दीन ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाल कर दिया। वो चला गया तो मैंने अब्बा से कहा, ये हकीम जहाँ कड़वे लहजे का मालिक है तो इसके साथ साथ ये किसी हद तक बेरहम। ये हकीम जहाँ कड़वे लहजे का मालिक है, इसके साथ साथ ये किसी हद तक रहम दिल खुश इखलाक भी है। उसने झट से हमें 1 रुपया दे दिया। अब्बा ने हंसते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये तेरा इसके बारे में गलत ख्याल है। इसके करीब से रहम खुश इखलाकी कभी गुजर कर नहीं गई। ये बड़ा बदइखलाक, बेरहम और बदतमीज इंसान है। इसका अंदाजा तूने लगा ही लिया होगा। उसने तुझे इस्तेमाल करना है, इसलिए उसने कुछ सोच समझ कर 1 रुपया दिया है। दुआ कर ये रुपया हमें हजम हो जाए। थोड़ी देर बाद अब्बा मुझे नथुराम के पास ले गए। ये दरअसल हकीम रईसुद्दीन का ना सिर्फ गहरा दोस्त था बल्कि उसका बिजनेस पार्टनर था। ये शख्स हकीम रईसुद्दीन के साथ मिलकर जायदाद खरीद कर उसे भारी किराए पर चढ़ाता, महंगे दामों फरोख्त करता,
नेज यही शख्स हकीम रईसुद्दीन की कमाई को मुख्तलिफ कारोबार में लगाता था। अब्बा ने मुझे जब नथुराम से मिलवाया तो वो हकीम रईसुद्दीन से यकसर मुख्तलिफ खुश इखलाक, हर किसी को इज्जत देने वाला रहम दिल शख्स था। उसकी उम्र 45 साल के लगभग थी। उसके चेहरे पर चिचक के निशान थे। उसके चेहरे पर हल्की सी इत्मीनान वाली मुस्कुराहट तारी रहती थी। वो मुझे पहली मुलाकात में मुनासिब इंसान लगा। उसने मुझसे चंद बातें पूछी। मैंने उसके सवालात के ऐसे जवाबात दिए जिससे वो मुतमईन हो गया। मेरे हिसाब से तेरा लड़का हमारे काम आ सकता है, नथुराम ने अब्बा से कहा। मैंने उसको परखा कि उसमें कुछ करने समझने का दम खम है, लेकिन उसे नौकरी में रखने का फैसला हकीम रईसुद्दीन करेगा। फिर उसने अब्बा को कहा, आप चूंकि शदीद बीमार हैं, आप घर चले जाएं। मैं इसे अपने साथ रखकर इसे मजीद टटोलना चाहता हूँ। फिर मैंने उससे दोबारा हकीम साहब से भी मिलवाना है। अब्बा उसके कहने के मुताबिक चले गए। नथुराम ने मुझे अपने और हकीम के मुश्तरका कारोबार और हकीम की तुर्श तबीयत के बारे में बताया। उसने बाजार से गाजर का हलवा मंगवाने के लिए मुझे खिलाया, फिर दूध भी पिलाया। मुझे वो शख्स इंतहाई अच्छा और दोस्ताना तबीयत का लगा। उसके साथ मेरा बहुत अच्छा गुजारा हो जाएगा, मैंने दिल में महसूस किया था। आखिर नथुराम मुझे हकीम के मतब में ले गया। वहाँ चाय का वक्फा था। हकीम रईसुद्दीन अपने मखसूस कमरे में अकेला चाय पीने के साथ तस्बीह घुमा रहा था। हाँ भाई, तूने इसको परखा, टटोला? तू इसके बारे में क्या कहता है? यार रईस, ये 16 आने समझदार और मेहनती मालूम होता है। इसे हमें कोई मुनासिब नौकरी दे देनी चाहिए। मुझे वैसे भी अपने काम के लिए कोई मददगार बंदा चाहिए। हाँ, तू ठीक कहता है। मुझे भी मतलब में मरीजों को टोकन देने, दीगर कामों के लिए लड़का चाहिए। वो कम वक्त दानिश भाग गया है। हम तुझे अच्छी तनख्वाह देंगे। तू अगर दिन को मेरे साथ रहे और शाम तक रात नथुराम के पास काम करे। क्या तू राजी है? जी, मैं हर काम करने को तैयार हूँ। मुझे तनख्वाह से गर्ज है। मैं काम ईमानदारी से करूँगा। हकीम ने नथुराम से कहा। बड़े एतमाद से बात करता है। इसको 50 रुपए महाना पर रख ले। और किस तरह तूने इससे काम लेना है इसे समझा दे, लेकिन सुबह 7 बजे से 2 बजे तक ये मेरे साथ रहेगा। यानी सुबह मेरा, शाम तक रात तेरा। यार हकीम, 50 रुपए पगार देना इसके साथ ज्यादती है, नथुराम ने हमदर्दी से कहा। जिस तरह ये हमारे साथ जीतेगा, इसकी पगार कम से कम 100 रुपए होनी चाहिए। 100 रुपए? अबे, इस जैसे मैं 3 लोंडे इतनी रकम में रख लूं? कोई बात नहीं, मैं उसे अपने पास से 15 रुपए मजीद दे दूंगा, नथुराम ने कहा। कोई बात नहीं, मैं इसे अपने पास से 15 रुपए मजीद दे दूंगा। इस तरह इसकी पगार 65 रुपए हो जाएगी। लेकिन शर्त ये होगी कि ये मतलब कि ऊपरी डेरे में मुलाजमीन के साथ रहेगा और शुक्रवार जुम्मा को छुट्टी किया करेगा। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गया। हकीम रईसुद्दीन ने मुझे चौंका दिया। क्या सोच में पड़ गया? अगर ज्यादा परेशानी है तो यहीं से सलाम करके अपने घर की राह ले। अच्छा, मैं उसे समझाता हूँ। बस ये कल से अपनी नौकरी पर आ जाएगा। नौकरी नहीं, नौकरियां, हकीम ने अपने बारीक दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। हाँ, ये सुबह तक 2 बजे तेरे पास होगा, फिर 4 ता 8 मेरे पास ड्यूटी देगा। हकीम रईसुद्दीन ने सख्त लहजे में कहा। इसे मेरी तबीयत और मेरे साथ ड्यूटी देने का तरीका बता दे। अगर ये मेरे साथ ड्यूटी देने में जरा सुस्ती करेगा तो यकीन कर इसकी सब मरीजों के सामने बेइज्जती करूंगा। और ये भी बता दो कि गलत बात मैं बर्दाश्त नहीं करता। मेरे कुछ असूल हैं जिनकी जंजीरों में बंधा हुआ हूँ, इसलिए मुझे हकीम कड़वा कहते हैं। अच्छा, समझा दूंगा, तू अपना काम कर, नथुराम ने मेरे कंधों पर तसल्ली आमेज हाथ रखते हुए कहा। मैं जब मतब से बाहर आया तो मैं ज़हनी तौर पर बहुत परेशान था। आप एक अच्छे और गरीब खुश इखलाक इंसान हैं। आपके साथ मेरा गुजारा हो जाएगा, लेकिन हकीम साहब के सख्त लहजे की कड़वाहट में हरगिज बर्दाश्त न कर पाऊंगा। मेरी बात का बुरा ना मानना बेटा। तुम मुसलमान हो और तकरीबन अनपढ़ ही हो। तुम जैसे कम पढ़े लिखे मुसलमान को यहाँ कौन घास डालता है?
बड़े बड़े ग्रेजुएट मुसलमान टके टके के मोल पर छोटी मोटी मजदूरी करते फिरते हैं। तू तो खुशकिस्मत है कि तुझे 65 रुपए की नौकरी मिल गई। तू चंद रोज इस पागल के साथ रह, इसके बाद मैं तुझे किसी मुनासिब तरीके से अपने पास मुस्तकिल रख लूंगा। तू बड़ी चुस्ती बेदार जहन से उसके साथ इस तरह ड्यूटी दे कि उसे कोई ऐसा मौका ना दे कि वो तेरी तजलील करे। उसने मुझे समझाया कि तुझे मैं मतब के ऊपरी हिस्से में रिहाइश, अच्छा बिस्तर, खुराक, नाश्ता दूंगा। तेरे लिए सुबह मतब आना और रात गए घर जाना बहुत तकलीफ दे होगा। तुझे यहाँ कोई परेशानी ना होगी। फिर वो मुझे मतब के ऊपरी हिस्से में ले गया जो कि 3 बड़े कमरों पर मुश्तमिल था। उसने बताया कि हकीम रईसुद्दीन ने मतब के साथ वाली इमारत की छत खरीदी है, इसलिए ये हिस्सा नीचे की मंजिल से बड़ा है। इस ऊपरी हिस्से के पहले हाल में जड़ी बूटियों की पिसाई होती है, दूसरे हाल में जड़ी बूटियों का स्टोर, कबाड़ वगैरह है, जबकि 13 कमरा मुलाजमीन की रिहाइश के लिए है। वो मुझे इस कमरे में ले गया जहां मतलब के मुलाजमीन रिहाइश पजीर थे। वहां 4 चारपाइयां बिछी हुई थी। नथुराम को देखकर तमाम मुलाजमीन अदब ताजीम से खड़े हो गए। ओए बैठो हकीम साहब के सिपाहियों, उसने मजाया अंदाज में कहा। उस कमरे में 3 लड़के थे। ये साईं बशीर है, ये इस मतलब रिहायशी कमरे गोदाम के अलावा हकीम रईसुद्दीन के घर सफाई धुलाई वगैरह करता है, जबकि ये इदरीस खान है, इन दवाइयों जड़ी बूटियों की रगड़ाई पिसाई कुटाई का निगरान है जिनको हकीम साहब बनवाते हैं, जबकि ये तीसरा जिंदर लाल था। इसके बारे में उसने बताया कि ये लड़का मेरा भांजा है। ये हकीम साहब के साथ ऊपरी मतलब के आर्जी कमरे में तैयार शुदा दवाइयों को आगे देता है। हकीम रईसुद्दीन के अपने मरीजों को दवाइयां देने के 2 तरीके थे। वो जिन मरीजों की मामूली पेट जिगर की बीमारी समझता उनको अपने पहली सी बनाई हुई दवाइयां दे देता था, और जिन मरीजों को किसी खाली जड़ी बूटियों की जरूरत होती तो वो उसे अपने मतलब के कारखाने में भेज देते थे, जो कि मरीजों को दूसरे दिन मिलती थी। नथुराम ने मुझे इन तीनों के हवाले किया और ताकीद की कि तू बड़े हौसला साबित कदमी कल सुबह ड्यूटी पर आ जाना। मैं सुबह अच्छी तरह तैयार होकर मतलब पहुंचा तो हकीम साहब ने मुझे देखते तंजिया तौर पर कहा, आ गए शहजादे साहब। मुझे उनकी ये बात दिल पर बहुत चुभी, लेकिन मैं मुसलहतन चुप रहा। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी मजीद वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। दुआ में हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने दोस्त तौकीर नियाज तौकीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।